और अब पेश है खबरों की तफसील। ग़िज़ा की नाकदरी का मतलब है जरूरतमंदों की हक तलफी। हैदराबाद की एक समाजी तंजीम रॉबिन हुड आर्मी रिज़्क को ज़ाया होने से बचाकर मुस्तहिक अफराद तक पहुंचाने का काम रजाकाराना तौर पर कर रही है। देखिए खास रिपोर्ट दखनी अंदाज में। कुदरत तो अपने पूरे बंदों के वास्ते जमीन से अनाज पैदा करती, इंसानों के बनाए हुए उजाड़ तौर तरीकों और होके मारी पने से किसी को खाने को खाना नहीं मिल रहा तो कोई खाना इतना खा रहा कि फेंकने की नौबत आ रही। हैदराबाद में 2014 से एक सोसाइटी जिसका नाम रॉबिन हुड आर्मी है, खाने को ज़ाय होने से बचा के ज़रूरतमंदों तक पहुंचा रही। ये सोसाइटी के मेंबरों में औरतें, मर्दवे, जवाना और बड़ी उम्र के हमदर्द लोग शामिल हैं। ये लोग रोजाना स्लम एरियाओं में बाइकों पे खाने पीने की चीज़ें ले जाके गरीब लोगों में तकसीम कर रहे हैं। वो लोग शादी खाने, होटलों और बेकरियों में जो खाने पीने की चीज़ें बच जाते इनको महफूज कर लेते। ख़ास तौर पर शादी खानों में रिस्क की जो बर्बादी होती वो सबको मालूम ही है। हैदराबाद की शादियों में तो खाने के इतने आइटम रहते, हर आइटम का एक एक निवाला खा लिए तो पेट भर जाता। मगर होता ऐसा, लोग दूसरे आइटम आने से पहले आइटम को रिकाबी में भर लेते, दूसरा आते उस पर उड़ी मारते। वो खाते की नहीं कि तीसरा आइटम आ जाता, ये भर वो भर, प्लेट फुल हो जाती, पेट भर के फटने की नौबत आ जाती, मगर नियत नहीं भरती। फिर साथ में बैठा हुआ दोस्त भी दोस्ती का हक अदा करने मीठा डालना शुरू कर देता। आखिर में सांस लेने की इतनी जगह भी पेट में बची हुई नहीं रहती। मजबूरन पकवान के एक से एक चीज़ा प्लेट में छोड़ के उड़ जाना पड़ता। ऐसे होटलों में भी होता, लोग होटल के पकवानों की तारीफ सुन के आते, ऑर्डर दे देते। जब खाना शुरू करे तो मालूम होता इससे अच्छा तो घर में भी पाशा पका लेते, कुड़कुड़ाते, फड़फड़ाते थोड़ा बहुत निगल लेते, बाकी का छोड़ देते। बाद में ये सब बचा कुचा खाना शादी खानों से और होटलों से कचरे की कुंडियों में चले जाता। मगर रॉबिन हुड आर्मी वाले शादी खानों और होटलों को जाके बचे हुए खाने के आइटम को अलग अलग करके गरीबों के घरों तक पहुंचा रहे हैं, जिससे गरीब लोगों को भी वो सब ग़िज़ाएं मिल रहे हैं जो बहुत ही कीमती और मजेदार हैं। और रॉबिन हुड आर्मी को कम खर्च में बहुत बड़ी नेकी का काम करने का एजाज हासिल हो रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तेलंगाना के वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी से दिल्ली में खैर सकाली मुलाकात की और तेलंगाना के मसाइल व एपी तंजीम जदीद बिल के वादों पर तबादुले ख्याल किया। केसीआर तकसीम आंध्र प्रदेश बिल में किए गए वादों पर अमल आवरी के लिए वजीर आजम को याददाश्त पेश की, जिसमें हाईकोर्ट की तकसीम, स्टील फैक्ट्री का कयाम, रेलवे कोच फैक्ट्री, कबायली यूनिवर्सिटी, नए सेक्रेटरीट की तामीर के लिए दिफाई अराजियात की हवालगी, नेशनल हाईवेज की तामीर, पसमानदा अजला की तरक्की के लिए फंड्स की इजराई के अलावा दीगर उमूर पर भी तबादुले ख्याल किया। उधर मुल्क में गैर बीजेपी और गैर कांग्रेस फेडरल फ्रंट बनाने तेलंगाना केसीएम के चंद्रशेखर राव की कोशिशों को धक्का लगा है। बताया जा रहा है कि बीएसपी सरबराह मायावती ने केसीआर को मुलाकात के लिए वक्त नहीं दिया और एसपी सरबराह अखिलेश यादव ने भी केसीआर को हैदराबाद आकर मुलाकात करने का ऐलान किया है। केसीआर की मायावती और अखिलेश की मुलाकात को अहम माना जा रहा था, लेकिन फिलहाल दोनों ने केसीआर से मुलाकात नहीं की। वाज़ेह है कि तेलंगाना के सीएम ने बगैर कांग्रेस, बगैर बीजेपी के फेडरल फ्रंट तश्कील देने की कोशिश के तहत उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक, मगरबी बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी से सरगर्म मशावरत के लिए हैं। इस बात की चर्चा है और देश ये समझ चुका है कि भारतीय जनता पार्टी ने जनता को धोखा दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने जनता को जो सपने दिखाए थे उन तमाम सपनों पर कोई काम भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया। आज 4.5 साल के कार्यकाल की सच्चाई जनता के सामने है और उत्तर प्रदेश की भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के नाकामी जनता के सामने है। इसीलिए लगातार देश में गठबंधन हो, देश में महागठबंधन हो, किस रूप में सभी दल एक साथ आए, इसका प्रयास पिछले कई महीनों से लगातार चल रहा है। मैं बधाई देता हूं तेलंगाना के मुख्यमंत्री जी को कि इस प्रयास में वो काम कर रहे हैं। मेरी उनसे बात हुई थी और 25 या 26 को मिलना था,
लेकिन मैं दोबारा उनसे समय मांगूंगा और मैं खुद उनसे मिलने हैदराबाद जाऊंगा। आने वाले समय में उनका भी एक प्रयास है कि किस तरीके से रीजनल पार्टी या एक फेडरल फ्रंट बने। इस पर मजीद बातचीत के लिए हमारे साथ हैदराबाद से हमारे नुमाइंदे संजय तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय, आपसे जानना चाहेंगे कि तेलंगाना के वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने आज वजीर आजम से मुलाकात की। आपसे जानना चाहेंगे कि मुलाकात किस माहौल में हुई और क्या कुछ निकल के सामने आया। संजय, आपको हमारी आवाज आ रही है? नाज़रीन, आपको बता दें कि तेलंगाना के वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने आज वजीर आजम नरेंद्र मोदी से दिल्ली में खैर सगाली मुलाकात की और तेलंगाना के कई उमूर पर तबादुले ख्याल किया। संजय, आपसे जानना चाहेंगे कि वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने जो वजीर आजम से मुलाकात की, ये मीटिंग जो है किस माहौल में हुई और क्या कुछ निकलकर सामने आया? संजय, नाज़रीन, आपको बता दें कि तेलंगाना के वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी से दिल्ली में खैर सगाली मुलाकात की और तेलंगाना के मसाइल व एपी तंजीम जदीद बिल के वादों पर तबादुल ख्याल किया। आपको बता दें कि केसीआर तकसीम आंध्र प्रदेश बिल में किए गए वादों पर अमल आवरी के लिए वजीर आजम को यादाश्त पेश की गई, जिसमें हाईकोर्ट की तकसीम, स्टील फैक्ट्री का कयाम, रेलवे कोच फैक्ट्री, नेशनल हाईवेज की तामीर, पसमानदा अजला की तरक्की के लिए फंड्स की इजराई के अलावा दीगर उमूर पर भी तबादुल ख्याल किया गया। संजय, आपको हमारी आवाज मिल रही है? जी संजय, आपसे जानना चाहेंगे कि आज की जो वजीर आजम ने चंद्रशेखर राव ने वजीर आजम से मुलाकात की, क्या कुछ सामने आया मीटिंग में? उल्फत, ये जाहिर तौर पर जैसे ही कोई किसी राज्य में चुनाव होने के बाद कोई चीफ मिनिस्टर मिलता है तो उसके बाद वो प्रधानमंत्री से मुलाकात करने के लिए जाता है। ये औपचारिक मुलाकात होती है और उसी लिहाज से जो टीआरएस इसको प्रेजेंट कर रही है कि वो एक औपचारिक मुलाकात थी प्रधानमंत्री से। और इसी दौरान केसीआर ने प्रधानमंत्री के सामने बहुत सारी मांगे जो बहुत समय से पेंडिंग पड़ी हैं, जैसे करीमनगर में IIIT बनाना, हैदराबाद में IIM बनाना, ऐसे बहुत सारी मांगे थी। हैदराबाद में जो पोलो ग्राउंड है उसको जो है उसकी सड़कों को आम लोगों के लिए खोलना और उस ग्राउंड को जो है वो सेक्रेटरीट बनाने के लिए मांग करना, इस तरह की बहुत सारी डिमांड उन्होंने प्रधानमंत्री के सामने रखी। लेकिन ये जो है ये औपचारिक तौर पर जो सामने पेश किया जा रहा है वो एक अलग बात है। लेकिन कुछ ऐसा लोगों का मानना है कि जाहिर तौर पर जो इस समय के सियासी हालात हैं उस पर भी प्रधानमंत्री से केसीआर की चर्चा हुई होगी। लेकिन ये क्या चर्चा हुई वो अभी क्लियर नहीं है। टीआरएस की तरफ से भी अभी कोई मुंह खोलने को तैयार नहीं है। मैं उल्फत एक बात और बताना चाहता हूँ कि 2 दिन से दिल्ली में मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव जो है वो रुके हुए हैं और उनकी अखिलेश यादव और मायावती से मुलाकात होनी थी और वो मुलाकात नहीं हो पाई है। और अखिलेश यादव ने आज लखनऊ में साफ तौर पर कह दिया कि वो अभी वहाँ दिल्ली नहीं पहुँच पा रहे हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि वो 7 जनवरी के बाद केसीआर से मुलाकात का समय मांगेंगे। अब ये वो कब आते हैं हैदराबाद और क्या फेडरल फ्रंट को लेकर उनकी कुछ केसीआर से बातचीत होती है, ये भविष्य के गर्त में है। लेकिन फिलहाल जो केसीआर का दिल्ली जाने का ऑब्जेक्टिव था और खास करके कुछ रीजनल पार्टी के नेताओं से मुलाकात करने का, वो ऑब्जेक्टिव पूरा होता नजर नहीं आ रहा है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम तफसीलात के लिए। आगे बढ़ेंगे। बैंक मुलाजमीन के 9 यूनियनों की अंजुमन यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस ने आज मुल्क गिर सतह पर बैंक हड़ताल की कॉल दी थी। मुल्क भर में सरकारी बैंक खिदमात मुतासिर रही। बैंक यूनियनों ने अवामी बैंक्स व विजय बैंक, देना बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा को जम करने की तजवीज की मुखालफत कर रहे हैं और बैंक कारी को प्राइवेट सेक्टर के हवाले करने का हुकूमत पर इल्जाम लगाया है।
वाज़ेह है कि बैंक मुलाजमीन की अंदरून एक हफ्ता दूसरी हड़ताल की कॉल दी गई है। मुलाजमीन यूनियन ने 10 लाख अफराद के हड़ताल में हिस्सा लेने का दावा किया है। हैदराबाद के इलाका कोटी पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अहाते में बैंक मुलाजमीन ने अपना एहतिजाज दर्ज कराया और मुतालबात की यकसुई की मांग की है। तेलंगाना में पंचायत इलेक्शन के कोटा में कमी करने सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के बाद हुकूमत ने बीसी कोटा को 34 से कम करके 22 किया है। हुकूमत के फैसले पर बीसी तबकात नाराज हैं और बीसी तबके से नाइंसाफी का टीआरएस हुकूमत पर इल्जाम लगा रहे हैं और अपने हक के लिए जद्दोजहद करने का ऐलान किया है। इस मामले पर हैदराबाद में मुख्तलिफ बीसी तबकात की मीटिंग हुई। इस मीटिंग में वी हेमंत राव, एल रमना समेत मुख्तलिफ तंजीमों के नुमाइंदों ने शिरकत की। ఆంధ్రప్రదేశ్లో కూడా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఉంది, ఆంధ్రప్రదేశ్లో కూడా రిజర్వేషన్లు అమలవుతున్నాయి. మరి అక్కడ లేని ఉరుకులాట, అక్కడ లేని ఎన్నికల సందడి, అక్కడ లేని పంచాయతీరాజ్ ఎన్నికల నోటిఫికేషన్లు మరి తెలంగాణ రాష్ట్రంలోనే ఎందుకు ఎన్నికలు జరుగుతున్నాయో, ఎందుకు ఎన్నికలను అడావిడి చేసి బీసీలను రాజకీయంగా గొంతు వేయాలని చూస్తున్నారో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ముఖ్యంగా ఎన్నికల సంఘం సమాధానం చెప్పవలసినటువంటి అవసరం ఉందని చెప్పి సందర్భం గుర్తు చేస్తున్నా. బూటకం మేము ఎక్కడ కూడా నిరూపించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాం. ఆ 22% కూడా అమలు కావు. ఆ 22%లో కూడా ఇవాళ మైనార్టీ సోదరులకు కూడా రిజర్వేషన్ అందులో ఉన్నారు. ఇవాళ ఎందుకంటే చాలా మంది ఏమనుకుంటారంటే ఓన్లీ బీసీలకే అనుకుంటున్నారు. మైనార్టీ సోదరులకు 12% రిజర్వేషన్లు ఇస్తామని చెప్పారు సపరేట్గా. కానీ వాళ్ళకి సపరేట్గా రిజర్వేషన్ లేకపోవడం మూలంగా ఈ 18%లో కూడా మైనార్టీ సోదరులు రిజర్వేషన్ అనుభవిస్తే బీసీలకు లాస్ట్కు మిగిలేది చేతుల చిప్ప మాత్రమే మిగులుతుంది తప్ప ఇలా సర్పంచ్ పదవులు మిగిలాయి, ఎంపీడీసీ పదవులు మిగిలాయి, జెడ్పీడీసీ పదవులు మిగిలాయి అనే విషయాన్ని గుర్తుపెట్టుకోవాలి. జరిగింది ఈ అఖిలపక్ష మీటింగ్ల తర్వాత ఇవాళ ధర్నాలు, దీక్షలు, ఆందోళనలు ఇవాళ ఎక్కడికక్కడ చేస్తున్నారు. అవసరమైతే దయచేసి నేను విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా, రాష్ట్ర బంధు ఇస్తే తప్ప ఈ పరిష్కారానికి ఈ ప్రభుత్వం కదిలొచ్చేటువంటి పరిస్థితి లేదు. बीजेपी ने पंचायत राज इलेक्शन में बीसी तबका के रिजर्वेशन कोटा में कमी करने टीआरएस हुकूमत के फैसले की मजम्मत की है। तेलंगाना बीजेपी सदर लक्ष्मण ने बीसी तबके से हो रही नाइंसाफी पर टीआरएस के एमपीज और एमएलए से इस मामले पर मुंह खोलने पर जोर दिया और साथ ही बीसी तबके के हक के लिए बीजेपी की तरफ से भरपूर मदद देने की पेशकश की है। ఓట్లు వేసి మన కంటిని మన వేలుతో పొడుచుకుంటున్నామో ఇప్పటికైనా అందరూ కూడా కన్విపై రేపు మరి బీసీ సంఘాలు చేపట్టే ఉద్యమంలో అందరూ కూడా భాగస్వాములు కావాలి. ప్రభుత్వం మెడలు వంచి ఆ రకంగా మరి న్యాయపరమైనటువంటి హక్కులు సాధించడానికి భారతీయ జనతా పార్టీ కూడా పూర్తిగా మీకు అండగా నిలుస్తామని చెప్పి కూడా నేను స్పష్టం చేస్తాను. మొదటిసారి ఎస్సీలను మోసం చేశారు, రెండోసారి ఇప్పుడు ఎస్సీలను మోసం చేస్తున్నారు. ఎస్టీలను కూడా మీరు 4% ఉన్న వాళ్ళను 10% చేస్తా అని చెప్పి దానికి రాజ్యాంగ విరుద్ధమైన ముస్లిం రిజర్వేషన్ ముడిపెట్టి బోడిగుండుకు మోకాలకు ఆ రకంగా లింక్ పెట్టేట్టుగా ఈ వర్గాలను మోసం చేసిన వైనాన్ని ప్రజలు ఈ వర్గాలు గమనించాల్సిందిగా కూడా నేను విజ్ఞప్తి చేస్తాను. हैदराबाद के इलाका लकड़ी का पुल पर वाक़िया प्राइवेट अस्पताल में मरीजा के इलाज में लापरवाही के इल्जाम में हंगामा करने और अस्पताल के फर्नीचर को नुकसान पहुंचाने के इल्जाम में सैफाबाद पुलिस ने 4 नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने मुहिद्दीन अली खान, बरकत अली खान, शुजात अली खान, मोहसिन अली खान को उनके घर से गिरफ्तार कर लिया। वाज़ेह है कि 3 दिन कबल ग्लोबल अस्पताल में 45 साल खातून का इंतकाल हो गया था। मरहुमा के अफराद खानदान ने इलाज में लापरवाही करने का इल्जाम लगाकर अस्पताल को नुकसान पहुंचाया था। चलकर अस्पताल में दाखिल होने वाली खातून की लाश अस्पताल से ले जाने पर उनके रिश्तेदारों ने बरहमी का इजहार किया था। उधर प्राइवेट अस्पताल इंतजामिया की जानिब से लकड़ी का पुल सड़क पर अस्पताल के सामने एहतिजाज किया और ट्रैफिक बहाव में खलल डाला किया। अस्पताल का स्टाफ सेव डॉक्टर्स सेव लाइफ के नारे लगा रहे थे और डॉक्टर्स पर हमला करने का इल्जाम लगा रहे थे और साथ ही अस्पताल में हंगामा आराई करने वालों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की। ఉండాలని అడుగుతామండి. ఎందుకంటే డాక్టర్లు అంటే రేపు పొద్దున మనకి ఏదైనా వాళ్ళే సేవ్ చేయాల్సింది మంది వాళ్ళ మీద అటాక్ చేస్తే అందులో ఇవాళ రేపు ఏంటంటే వాళ్ళు ఒక డాక్టర్ కావాలంటే ఎంత కష్టపడాలో మీకు తెలుసు, మాకు తెలుసు.
అలాంటిది వాళ్ళు చేస్తున్న సేవల్ని అది ఆటంకపరచడం తప్పు అని చెప్పి మేము భావిస్తున్నాం. వాళ్ళందరికీ కూడా మా సంఘీభావం తెలుపుతున్నామండి. उधर बीजेपी ने इस मामले को सियासी रुख दिया है। तेलंगाना बीजेपी के सदर डॉक्टर के लक्ष्मण ने अस्पताल पर हमले की मजम्मत की है। उन्होंने कहा कि रियासत में टीआरएस और एमआईएम हुकूमत आने के बाद लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल बिगड़ गई है, खुलेआम गुंडागर्दी की जा रही है। उन्होंने इस मामले पर सख्त कार्रवाई की हुकूमत से मांग की है। वाज़ेह रहे कि महमूद अली को तेलंगाना का पहला मुस्लिम वजीर दाखिला बनाया गया है और बीजेपी टीआरएस एमआईएम के साथ वजीर दाखिला महमूद अली को निशाना बना रही है। डॉक्टर के लक्ष्मण తప్పిదాలు జరిగి ఉంటే దానికి చట్టరీత్యా చర్యలు తీసుకోవడానికి అనేకమైనటువంటి మార్గాలు ఉన్నాయి, అవకాశాలు ఉన్నాయి. కానీ ఇవాళ మొత్తం చట్టాన్ని తమ చేతుల్లో తీసుకొని విధ్వంసం, భయభ్రాంతులు చేసే పరిస్థితి, పోలీసుల మీద దాడులు, దౌర్జన్యం, పోలీసుల ప్రేక్షక పాత్ర దేనికి సంకేతం అని అడుగుతున్నాయి. ఇవాళ దీన్ని భారతీయ జనతా పార్టీ తీవ్రంగా మేము ఖండిస్తా ఉన్నాం. హైదరాబాదు ఇటువంటి భయానకమైన పరిస్థితికి ఇవాళ టీఆర్ఎస్ ఎంఐఎం జవాబు చెప్పాల్సిన బాధ్యత ఉంది, సంజాయిషి ఇచ్చాల్సిన బాధ్యత ఉన్నది. ఇవాళ శాంతి భద్రత ఎటువైపు తీసుకెళ్లేదానికి దోహదపడుతున్నాయి. ఇవాళ ఈ రకమైన గుండాయిజం, రజాకలు తరపించేటువంటి వాతావరణం భారతీయ జనతా పార్టీ ఎట్టి పరిస్థితుల్లో సహించే ప్రసక్తి లేదు. చట్టరీత్యా ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకోవాల్సిందిగా డిమాండ్ చేస్తున్నాం. कमिश्नर पुलिस हैदराबाद अंजनी कुमार ने दावा किया है कि शहर हैदराबाद में मजमूई तौर पर जराइम की शरह 6% हो गई है। उन्होंने आज सालाना प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए ये बात कही। शराब पीकर गाड़ियां चलाने वालों पर अदालत के जरिए 5,67,88,900 रुपए के जुर्माने आयद किए हैं और जुर्माने की रकम वसूल भी की गई है। वहीं साल 2017 में इस्मत रेजी के 172 मुकदमा दर्ज किए गए, जबकि रवां साल 173 मुकदमात दर्ज हुए हैं। मजमूई तौर पर साल 2017 में 2033 मुकदमात दर्ज किए गए थे। वहीं इस साल 2039 मुकदमे दर्ज हुए हैं। इदिलो 20% was given conviction in 2017, 2018 lo 31% in 25 cases, and more than 3 years conviction 105% ki ochindi. So there is substantial increase of 67.5% in disposal of court cases and 10% increase in conviction. లా అండ్ ఆర్డర్లో అదర్ హైలైట్స్ అంటే ఇన్సిడెంట్ ఫ్రీ జనరల్ ఎలక్షన్, అన్ని బందోబస్త్, అసెంబ్లీ బందోబస్త్, కౌన్సిల్ బందోబస్త్. హైదరాబాద్లో ఇండియాకి ఆల్ విఐపీస్, ప్రెసిడెంట్, వైస్ ప్రెసిడెంట్, ప్రైమ్ మినిస్టర్ రెగ్యులర్గా దే ఆల్ హ్యావ్ కమ్. ఆల్ స్టేట్ ఫంక్షన్స్, ఫిష్ ప్రసాదం, ఈ ఎంటైర్ ప్రాసెస్లో ప్రివెంటివ్ అరెస్ట్ ఆల్సో మోర్ దెన్ 12,000 పర్సన్స్కి అరెస్ట్ జరిగింది. ఎవ్రీథింగ్ వెంట్ ఆఫ్ పీస్ఫుల్లీ. తర్వాత ఆల్రెడీ మీకు ట్రాఫిక్ గురించి నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాము. రోడ్ యాక్సిడెంట్ అంటే ఫేటల్ రోడ్ యాక్సిడెంట్లో 8% కి రిడక్షన్ వచ్చింది. అండ్ యావరేజ్ స్పీడ్ ఆఫ్ ట్రాఫిక్ హ్యాస్ గాన్ అప్ ఫ్రమ్ 18 to 25 km/h. कमिश्नर पुलिस हैदराबाद अंजनी कुमार ने सालाना प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अजान के एहतराम में अपनी तकरीर रोक दी। कमिश्नर पुलिस चौमहला पैलेस में खिताब कर रहे थे कि इस दौरान करीब की मस्जिद से अजान की आवाज सुनाई दी। उन्होंने अपनी तकरीर रोक दी और अजान के बाद तकरीर जारी रखी। All modern equipment, the entire vertical under additional CP crime,
अमेरिका में पेश आए आतिशज़दगी के वाक़े में 4 अफराद हलाक हो गए हैं, जिनमें तेलंगाना जिला नलगुंडा से ताल्लुक रखने वाली 3 तलबा भी शामिल हैं। यह हादसा कोलेर मेली की इस इमारत में पेश आया, जहां ये तलबा रहते थे। मरने वालों की शनाख्त 16 साला सतव नायक, 13 साला जुआई नायक और 14 साला सहास नायक की हैसियत से कर ली गई है। इन तमाम का ताल्लुक जिला के देवरकुंडा मंडल के गोरापो पांडो से था। तीनों बच्चे आपस में हकीकी भाई बहन थे। ये तमाम आला तालीम हासिल करने के लिए अमेरिका में मुकीम थे। हादसे की वजह पता नहीं चल सकी। एक ही खानदान के 3 बच्चों की मौत की इतला के साथ ही उनके मां बाप पर सख्त तारी हो गया।